हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज फिर से मैं आपके लिए कक्षा 5 गणित का बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। मॉडल पेपर दूसरा। पहला मॉडल पेपर मैं आपको करा चुकी हूँ। मॉडल पेपर मतलब कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको वो क्वेश्चन कैसे हल करने हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। इससे पहले एक और क्लास आ चुकी है मेरी, सैम्पल 1। आप उसको भी देखें, इसको भी देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है और आपको उसे कैसे हल करना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। कक्षा 5 विषय गणित 70 नंबर का पेपर आएगा आपका, जिसमें आपका टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। नोट: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सारे प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न आएगा आपका सही विकल्प का, जो होगा 8 नंबर का। इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे जो 8 नंबर के हैं, मतलब 2 नंबर का एक विकल्प। ठीक है। चलिए तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। गीली दाल का वजन 16 किलोग्राम है। दाल है, उसका वजन कितना है? 16 किलोग्राम। और दाल से बने पापड़ का वजन सूखने के बाद बेटा कितने रह जाता है? 1/4। मतलब दाल का वजन कितना है? 16 किलोग्राम। लेकिन जब हम उसका पापड़ बना देते हैं और वो सूख जाता है तो उसका वजन कितना रह जाता है? 16 का 1/4 रह जाता है। तो पापड़ का वजन पूछा है। काट दो 4 से 16 को, 4 चौक 16, मतलब पापड़ का वजन कितना हो गया? 4 किलोग्राम। ठीक है। प्रश्न 2 पर चलते हैं। एक 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत को, ये आयत है आपका, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल मतलब ये अंदर का पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना है? 24 वर्ग सेंटीमीटर। उसको 2 समान त्रिभुजों में बांट दिया गया। इसको बीच में से काट दिया, जिससे कि 2 त्रिभुज बन गए। एक तो ये बन गया और एक इधर बन गया। ठीक है। तो पूछ रहा है प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा इस पूरे का क्षेत्रफल कितना था? 24। इसको कितने भागों में बांट दिया? समान 2 भागों में। तो 2 का भाग कर दो, तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12। इसका 12, इधर वाले का 12, दोनों में ला दो तो 24। खत्म कहानी। ठीक है। तो 100 वाला आंसर हमारा सही है। प्रश्न 3 पर चलते हैं। पैटर्न LM MN NO, अगला पद पूछ रहा है। देखो, L के बाद M के बाद N के बाद क्या आएगा? O के बाद P। तो OP हमारा आंसर होगा। वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है। इस तरीके से पैटर्न में थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ भी पैटर्न दिया है, क्या दिया है? 7 9 11 13। 7 के बाद 9 कैसे आया? इसने इसमें 2 जोड़ा। फिर 9 के बाद 11 कैसे आया? इसने इसमें 2 जोड़ा। फिर 11 से 13 कैसे आया? इसने इसमें 2 जोड़ा। सब में क्या हो रहा है? 2 2 जुड़ रहा है। 7 में 2 जोड़ा तो 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 में 2 जोड़ा तो 13। अब मैं भी 2 जोड़ दूं, 13 में 2 जोड़ दूं तो 15। ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। खाली स्थान भी आपके 8 नंबर के आएंगे। 4 खाली स्थान है, मतलब 2 नंबर का एक खाली स्थान। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न। पानी से भरे एक गिलास में 5 रुपए का सिक्का डालने पर 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है। ये पानी का गिलास है, ये भर रहा है, इसमें मैंने 5 का सिक्का डाल दिया। तो पानी पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक उठ गया, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। तो सिक्के का आयतन पूछा। सिक्के का आयतन पूछा है। बेटा देखो, जैसे ही पानी में सिक्का गिरा तो पानी कितना ऊपर उठा? जितना सिक्के ने जगह घेरी। जितनी जगह सिक्के ने घेरी है उतना ही तो ऊपर उठा है पानी, फालतू थोड़ी ना उठेगा। ठीक है। तो जितना पानी उठा है उतना ही सिक्के का वजन है, मतलब। ठीक है। तो पानी डालने पर कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा? 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठा। तो सिक्के का आयतन क्या होगा? 2 घन सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 200 और 300 जोड़ के कितने हो गए? 500। बराबर इधर भी दे रखा है प्लस 400। मतलब कितना जोड़ें जो 500 हो जाए? ये वाला भी 100 जोड़ दें। इधर भी 500 हो गया, 400 और 100 500, और इधर भी 500 हो गया। दोनों को बराबर करना था तो कर दिया। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु मतलब त्रिभुज है। समबाहु, सम मतलब समान, सारी भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं को 1/3 घुमाने पर वह कैसा दिखेगा। तो बेटा जिसकी भुजाएं समान है उसको तुम ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, चारों तरफ से सेम ही दिखेगा। तो क्या लिखेंगे, वैसा ही दिखेगा, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगला प्रश्न, पासे की कितनी सतह होती है। पासा बेटा जिस लूडो का गोटा होता है ना, उस पे कितने नंबर्स होते हैं, कितनी कितने नंबर आने के चांसेस हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होती हैं उसकी। ठीक है, चलिए अब आ गए हमारे प्रश्न तीसरे पर, जो आपके 3-3 नंबर के हैं कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न, एक मछुआरन एक माह में 125 रुपये की बचत करती है। बेटा एक मछुआरन है, वो एक माह मतलब एक महीने में कितने रुपए बचा रही है, 125 रुपये। तो एक साल में कितने रुपए बचाएगी। तो बेटा एक साल में कितने दिन होते हैं, 300, सॉरी एक साल में महीने चाहिए ना हमें। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अगर वो एक महीने में 125 रुपये कमा रही है तो एक साल में 12 महीने मतलब 12 माह में कितने रुपए कमाएगी। ठीक है, तो 12 की 125 में गुणा कर दो सीधा सीधा, बस। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, एक माह में बचत बराबर 125 रुपये। वो हमारे कितने माह की पूछी है, एक वर्ष मतलब 12 माह। तो 12 माह में बचत बराबर, देखो कम का दे के ज़्यादा का पूछा है, मतलब कि गुणा करनी है। तो 12 गुणा 125 कर दो, दोनों की गुणा क्या आएगा, 12 की 125 में 12 पंजे 60, सही है ना मेरी गुणा। देखिए 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 का जीरो हासिल लगी 3, 12 कम 12 और 3 15, मतलब पूरी साल में वो 1500 रुपये बचाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न करने हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपके उसमें आएंगे। प्रश्न 4, अनुमान लगाकर बताइए कि आपकी हथेली, ये आपकी हथेली है, ठीक है, और पैर का तलवा, ये पैर का तलवा बना देती हूं मैं, ठीक है, में से किसका क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल बेटा क्या, जितनी उसने जगह घेरी हो। तो बेटा हाथ ज्यादा जगह घेरेगा या पैर ज्यादा जगह घेरेगा, बताओ। जो ज्यादा जगह घेरेगा वही क्षेत्रफल अधिक है। तो पैर ज्यादा जगह घेरेगा, तो हमारा आंसर क्या है, पैर। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। एक युआन की कीमत 5.50 रुपये है, तो 10 युआन कितने रुपए के बराबर होंगे। तो बेटा पूछा है एक युआन, ये भी एक मुद्रा है, जैसे हमारी रुपए में होती है ना, इसी प्रकार और देशों में किसी में युआन बोलते हैं, किसी में दिनार बोलते हैं, किसी में दिरहम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक युआन है 5.50 रुपये के। तो 10 युआन पूछिए, 10 युआन कितने रुपए की होगी। तो कम का दे के ज़्यादा का पूछा है तो क्या हो जाएगा, गुणा 10 की। ठीक है, इससे हटा के दशमलव हटा के, दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2, 2 जीरो लगा लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या आया, 10 युआन बराबर 55 रुपये। ठीक है, तो इसी तरीके के सिंपल सिंपल प्रश्न आएंगे आपके, जो आपको करने हैं। जैसे प्रश्न 6 दिया है, 99 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो बेटा मैंने आपको जैसे फर्स्ट पेपर में बताया था, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं आप, 100 का भाग करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग, और अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, तो भाग कर दे 99 का 100 में, तो आएगा 0.99 मीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 पर चलते हैं। 5 रुपए के सिक्के का वजन 9 ग्राम है। मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का है, उसका वजन कितना है, 9 ग्राम। सिक्का कितना है, सिक्का तो एक ही है ना, तो एक सिक्के का वजन दिया है
एक सिक्के का वजन, लेकिन वो सिक्का है 5 का, तो एक सिक्के का वजन है 9 ग्राम। पूछ रहा है ऐसे ही 1000 सिक्कों का वजन, तो 1000 सिक्कों का वजन बेटा कितना होगा? देखो कम का दे के ज्यादा का पूछा है तो क्या होगा, गुणा कर दो, तो 9000 ग्राम, मतलब 9 किलोग्राम भी लिख सकते हैं आप इसे। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 9 किलोग्राम में 900 ग्राम हो जाएगी, 9000 ग्राम। ठीक है, आया समझ में? अब चलते हैं प्रश्न 8 पर। राजा के पास 15 टॉफी है, राजा को छोड़ो आप मानो, आपके पास कितनी टॉफी है? 15 टॉफी है। आपने अपने भाई को कुल टॉफियों का 1/5 हिस्सा दिया। कुल टॉफी मतलब 15 का कितना हिस्सा दिया? 1/5 हिस्सा दे दिया। किसे? अपने भाई को। भाई को दे दिया ये हिस्सा आपने अपने को। ठीक है, कितना हिस्सा? 5 से 15 को काट दो, कितनी बार कटेगा? 3 बार। मतलब कि 3 टॉफी किसे दे दी? भाई को। राजा के पास कितनी टॉफी बची और भाई को कितनी दी? तो भाई को तो 3 टॉफी मिल गई। अब राजा के पास कितनी टॉफी बची बेटा? राजा के पास 15 टॉफी थी, भाई को कितनी दे दी? 3 टॉफी, तो राजा के पास बची 12 टॉफी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो आगे चलते हैं प्रश्न 9 पर। एक आयताकार खेत की लंबाई, यह आयताकार खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई बेटा क्या है? इस चौड़ाई की दोगुनी है। यदि चौड़ाई 50 मीटर है बेटा, अगर ये चौड़ाई है 50 मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 100, क्योंकि दुगनी है, 50 की दुगनी है ना, है ना। अगर चौड़ाई दी है, चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी दुगनी। दुगनी मतलब 50 गुणा 2 मतलब 100 मीटर। तो खेत का परिमाप निकालना है। तो खेत का परिमाप आप या तो इन चारों को जोड़ लो, क्योंकि ये आपको पता है 100, 50, ये इधर वाली भी 100 है और इधर वाली 50 है। चारों को जोड़ लो, 300 आंसर आएगा। या फिर परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या है? 100 और चौड़ाई क्या है? 50। दोनों को जोड़ दो, 100 और 50 150। ठीक है, और 2 की गुणा कर दो मतलब 300। या तो फॉर्मूले से कर लो, या फिर अगर नहीं पता है तो आपको ये पता है चारों, ये 50 थी चौड़ाई और ये दुगनी दुगनी मतलब ये लंबाई 100 हो गई। तो चारों को जोड़ दो। परिमाप का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ना, चारों तरफ की वो जगह को जोड़ना। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 पर चलते हैं। सोनू ने चांदी की सहायता से 70 व 90 के कोण बनाए, इनके प्रकार। तो 90 का कोण ऐसे सीधे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, और जो 90 से कम के होंगे, मतलब जैसे 80, 70, 60, वो क्या होते हैं बेटा? हमारे न्यून कोण। और जो 90 से ज्यादा के होंगे वो हमारे क्या होते हैं? अधिक कोण। तो इसमें क्या पूछा है? 70। 70 क्या है फिर? न्यून कोण। और 90 क्या है? समकोण। ठीक है, बीच में बिल्कुल 90 का होता है, जिसे हम समकोण कहते हैं। याद रखना। अब हम चलते हैं प्रश्न 11 पर। प्रश्न 11 से लेके आपके 14 जो प्रश्न हैं, उनमें क्या होगा कि आपको 2-2 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा, लेकिन मैं आपको दोनों दोनों कराऊंगी। ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए। देखिए 11वीं का पहला देख लेते हैं। 4, 5, 10। 4, 5, 10। क्या करना है? सबसे छोटा साझा गुणज। गुणज मतलब गुणा, मतलब पहाड़ा लिखना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24। ऐसे पूरा नहीं लिखना, थोड़ा बहुत लिख लो। फिर 5 का पहाड़ा लिख लो। ठीक है, फिर 10 का पहाड़ा लिख लो। अब हमें क्या करना है? कोमा लगा देती हूँ मैं। अब इसने क्या बोला है? सबसे छोटा साझा गुणज। सबसे छोटा जो मतलब तीनों में सेम हो, सबसे छोटा। सबसे छोटा 4 है, 4 तो किसी में नहीं आ रहा। उसके बाद 5 किसी में नहीं आ रहा। उससे छोटा, उससे बड़ा 8, 8 भी किसी में नहीं आ रहा। उसके बाद 10 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 12 भी नहीं है,
16 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20। देखो 20 तीनों में आ रहा है, जो तीनों में आ रहा है, साझा मतलब जो तीनों में आ रहा हो, तो सबसे छोटा साझा गुणज क्या हो गया? 20। यही हमारा आंसर है। गुणज का मतलब गुणा करके लिखना है, मतलब पहाड़ा लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दूसरा है 12, 18, 24। इसमें क्या लिखना है? सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। इसमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब देखो, गुणज का मतलब पहाड़ा लिखना है आपको, और गुणनखंड का मतलब ये किसके पहाड़े में आ रहे हैं। जैसे 12 किसके पहाड़े में आता है? 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है और 12 के में आता है। 18 किस किस के पहाड़े में आता है? 1, 2, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है और 18 के पहाड़े में आता है। 24 किस किस के पहाड़े में आता है? 1, 2, 3, 4, 6 और 8 और 12 और 24। आया समझ में? गुणज मतलब गुणा कर करके लिखनी थी, इनकी आगे पहाड़ा लिखना था। लेकिन गुणनखंड का मतलब ये किस किस के पहाड़े में आते हैं, तो इनका सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखना है। तो बड़ा बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 24। 24 तो सिर्फ अकेला इसी में आ रहा है। फिर 18, 18 सिर्फ इसी में आ रहा है। 12, 12 इन दोनों में आ रहा है। उसके बाद 9, 9 नहीं आ रहा किसी में भी। उसके बाद 8, 8 नहीं आ रहा। 6, 6 आ रहा है इन तीनों में। अगर बड़ा कह रहा है तो पीछे से चलेंगे, छोटा कह रहा है तो आगे से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या है इसका? 6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 12 पर। टैली चिन्ह। पहले मैं टैली चिन्ह समझा दूं आपको कैसा होता है। ये दिखाई दे रहा है, ये एक चिन्ह 5 नंबर के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि इसमें 5 डंडे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपना प्रश्न करेंगे। सबसे कम संख्या किस वाहन की है? सबसे कम, तो गिन लो इसकी साइकिल की कितनी है? 5, 5, 5, 5, 5 गिन लो। 5 और 5 10, 5 15, 20, 25 के बाद 26, 27, 28। इसकी कार की 5 और 5 10, 10 और 2 फिर और है 12। इसकी 15 और 3 18, इसकी 15। तो सबसे कम संख्या किस वाहन की है? 12, मतलब कार की। दूसरा, ऑटो रिक्शा की संख्या बस की संख्या से कितनी अधिक है? तो बेटा ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है? 18। बस की संख्या कितनी है? 15। तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी अधिक है? 3 अधिक है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो आगे चलते हैं। देखो 12वें का ये था। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो अथवा में करके ये वाला प्रश्न है, आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और बता दूं, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ये तापमान है आपका, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, और जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे ठंड बढ़ती है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। चलिए, तो सबसे गर्म शहर कौन सा है? गर्म मतलब ऊपर की साइड। अब गर्म शहर पूछा है तो तापमान बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो सबसे गर्म शहर है ये 38 वाला, जैसलमेर। सबसे गर्म शहर कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे ठंडा शहर मतलब, सबसे ठंडा मतलब नीचे की तरफ, तो सबसे कम कौन सा है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब शिमला। और सबसे ठंडा शहर कौन सा है? शिमला। ठीक है, आपको जो प्रश्न आता है 12वीं में से, उन दोनों में से एक करना है। इसी प्रकार 13वां प्रश्न है। 2 प्रश्न दिए हैं, कोई भी एक करना है। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। पहला, एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए। एक स्कूल है, उसमें से कैंप में एक बच्चे गए, मतलब घूमने के लिए 352 बच्चे गए। अब एक तंबू में 4 बच्चों को ठहराया। एक तंबू है, उसमें 4 बच्चे हैं, तो कुल कितने तंबू चाहिए? अब देखिए, 4 बच्चे बराबर एक तंबू, और बच्चे कितने हैं? 352। 352 बच्चे कितने तंबू में आएंगे? 352/4 भाग कर दो, तो 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 88 तंबू चाहिए। सिंपल, खत्म कहानी। 4 बच्चे एक तंबू में हैं तो 352 बच्चे 88 तंबू में आएंगे। ठीक है, कितना सरल प्रश्न है।
इसका अथवा वाला देख लेते हैं। एक माली ने 450 पेड़ खरीदे, सेब के 450 पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, तो कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा? अब देखिए उसको क्या कह रहा है कि 15 पेड़, 15 पेड़ कितनी लाइन में लगा रहा है? एक लाइन में। 15 पेड़ बराबर एक लाइन। और पेड़ कितने हैं? 450 पेड़ हैं। तो कितनी लाइन चाहिएंगी? 450 में 15 का भाग कर दो, मतलब कि 30 लाइन चाहिएंगी। ठीक है, 15 × 45, 30 लाइन। सिंपल, जैसे ऊपर वाला था ऐसे नीचे वाला है, बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न दिए हैं, उसमें से जो आपको आता है आप वो कर लेंगे। पहले तो आप ये समझें, अगर कोई ये मार्ग है, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना है, ये विजय चौक है, ये राजपथ है, ये रफी मार्ग है, ये जनपथ है, ये राजपथ है, ये मानसिंह रोड है, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है, ये तिलक मार्ग है। ऐसे रास्ते का चित्र दिया है। फिर ये कह रहा है अगर कोई ऊपर की तरफ चित्र है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो उत्तर दिशा में है, कोई नीचे की तरफ जा रहा है तो दक्षिण दिशा में है, कोई इस तरफ जा रहा है तो वो पूर्व दिशा है, और कोई इस तरफ जा रहा है तो वो पश्चिम दिशा है। ठीक है, इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है? विजय चौक ये रहा और राष्ट्रपति भवन ये रहा। तो विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाना है, तो मैं ऊपर की साइड जा रही हूँ, तो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या है? उत्तर दिशा। दूसरा प्रश्न देखिए, नक्शे में आए किन्हीं 2 मार्गों के नाम लिखिए। नक्शे में देखिए जो मार्ग आए हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि देखो कोई भी मार्ग लिख दो। एक रफ़ी मार्ग आया है, एक तिलक मार्ग है, एक कस्तूरबा गांधी मार्ग है। ठीक है, तो 2 मार्ग जो मार्ग आपको पसंद लगे वो लिख दो। जैसे कि रफ़ी मार्ग और तिलक मार्ग, मैंने दोनों लिख दिए। और एक मार्ग और गया, कौन सा? कस्तूरबा गांधी मार्ग। कोई भी 2 मार्ग देख के लिख दो बस। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं करना तो आप इसे कर सकते हैं, अथवा में ये दिया है। जैसे बेंचों की कुल संख्या, ये बेंच है तो इनकी कुल संख्या पूछिए, तो गिन लो कितनी हो गई है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो बेटा कितनी बेंच हैं? 28। दूसरा प्रश्न, नक्शे में कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो बेटा खिड़की कहाँ पे है? ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो कितनी खिड़कियां हैं? 2। तो आपके इस प्रकार के बेटा 14 प्रश्न आएंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा किस प्रकार का पेपर आएगा और किस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार का पेपर आएगा, आपको इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में, जैसे आपका एग्ज़ाम है और आप अपनी बुक से पढ़ रहे हैं और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।